हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और वन शॉट रिवीजन रहने वाला है। दैट मींस एक वीडियो में आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा। 11th क्लास का आपका फर्स्ट चैप्टर होता है। वैसे आपका कोई 11th का बच्चा हो, 10th का हो या 12th का हो या बीएससी का, जो स्टूडेंट से लगता है कि बेसिक कंसेप्ट थोड़े से वीक हैं तो कोई भी समझ लो, तो आपको जैसे केमिस्ट्री की आपकी लैंग्वेज के की वर्ड्स हैं, इनका पता होगा तभी आप आगे वाले फर्दर टॉपिक अच्छे से समझ पाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स, मेरे को हिंदी आती है और आपको इंग्लिश आती है और मेरे को आपसे कम्युनिकेट करना है, समझना है आपकी कैसे, तो मेरे लैंग्वेज सेम होनी चाहिए। तो वैसे ही अगर आपको केमिस्ट्री को समझना है तो केमिस्ट्री के कुछ एक कीवर्ड्स है, उसकी लैंग्वेज को समझना होगा कि एटम क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है। ऑल थिंग्स वी डिटेल इन डिस्कस एंड वन शॉट रिवीजन है। तो सारे स्टूडेंट्स को कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है। कोई समझ नहीं आया तो लास्ट में कमेंट जरूर कर दीजिए। तो देखो, फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि केमिस्ट्री है क्या। एक्चुअल्स में हम पढ़ते हैं जैसे आप फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है और मैथ होती है, हर एक थिंग्स की अलग अलग है। तो केमिस्ट्री एक वो पार्ट है साइंस का जिसमें हम क्या डील्स करते हैं, क्या स्टडी करते हैं। आप एटम की स्टडी करते हो, मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हो, कैसे वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, कैसी कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है, ठीक है, हमारी बॉडी में कैसे रिएक्शंस हो रही है, नेचर में जो भी रिएक्शंस होती हैं, उन सभी को आपका क्या कौन एक्सप्लेन करता है, आपका केमिस्ट्री। आपको पता है कि केमिस्ट्री को पढ़कर हम क्या एडवांटेज हैं, ये ऑल थिंग्स आप पढ़ सकते हो। तो सबसे पहला आप केमिस्ट्री में स्टडी स्टार्ट करते हो तो क्या चीज़ सबसे मेन होती है, आपका मैटर से ही सब कुछ शुरू होता है। तो आपका सबसे पहले हम जैसे ये हमने टॉपिक्स लेकर के कि हम डिस्कस करेंगे सारे थिंग्स, टॉपिक्स के नेम हमने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो सबसे पहले है आपका जैसे मैटर। तो मैटर है क्या, एनीथिंग विच इज ऑक्यूपाई स्पेस, जिसका कुछ भी मास है। फॉर एग्जाम्पल से ये है मैटर है एक, ये किस टाइप का मैटर है, आपका सॉलिड है। दैट मीन्स एनीथिंग, वो कोई भी हो जिसका कुछ मास हो स्पेस के अंदर, उसको मैटर बोलेंगे, ठीक है, वो मैटर हो गया। वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। जो ये अपना मैटर है ना, वो आपका सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है, ठीक है। जो तीन मेजर क्लासेज हैं। तो सॉलिड का आप सबको पता है कि आपका जो शेप भी डेफिनेट रहेगी और वॉल्यूम भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, इसकी शेप भी डेफिनेट है और वॉल्यूम भी जितनी भी है कहीं भी रख दो आप उतनी ही रहेगी किसी भी वे में। तो आपका इसमें तो क्या रहेगा, आपका डेफिनेट आपकी शेप भी रहेगी और वॉल्यूम भी रहेगी। अब लिक्विड में क्या होता है, जैसे आपके पास पानी की बोतल है, आपने बोतल में पानी डाल रखा है, तो उसकी वॉल्यूम तो रहेगी। अगर आप किसी बर्तन में डाल लो जिसकी शेप अलग टाइप की, बट उसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो लिक्विड में क्या होगा, आपका वॉल्यूम तो आपकी डेफिनेट रहेगी बट शेप यहाँ पे डेफिनेट नहीं रहेगी। और गैस में क्या होते हैं, पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, यहाँ पे तो क्लोजली पैक होते हैं। सॉलिड में एक परफेक्ट अरेंजमेंट होती है पार्टिकल की, जैसे हमने सॉलिड स्टेट में भी आपको डिस्कस किया था। परफेक्ट अरेंजमेंट होते हैं, पार्टिकल्स क्लोजली पैक होते हैं वहां पे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहाँ पे गैस में तो पार्टिकल बहुत ही दूर दूर होती हैं, वीक फोर्स होता है आपका, आसानी से ये मूव कर सकते हैं, किसी भी रैंडम डायरेक्शंस में मूव करते रहते हैं गैस के पार्टिकल। तो इसमें ना तो शेप डेफिनेट रहेगी ना वॉल्यूम डेफिनेट। तो इसमें आप लिख सकते हो कि नाइदर डेफिनेट शेप और वॉल्यूम्स। हम आपको ज्यादा बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इसके नोट्स हम आपके टेलीग्राम पे या पीडीएफ लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो वहां से देख सकते हो। आप समझने पे फोकस करना है कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देख लिया कि केमिस्ट्री क्या, वो साइंस है जिसमें टाइम मॉलिक्यूल्स या ट्रांसफॉर्मेशन, जो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, उनकी हम स्टडी करते हैं कि कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। ये ऑल थिंग्स हम केमिस्ट्री में सबसे पहला आप केमिस्ट्री में पढ़ना है तो आप मैटर की स्टडी करोगे। आपने मैटर स्टडी कोई भी है जिसका मास है कुछ, पर उसके तीन पार्ट्स देख लिए कि वे सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस है। ये थिंग्स हमने डिस्कस कर ली। फिर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसमें कि आपका सब्सटेंस क्या है। आपने देखा होगा कि आप सीधे बोलते हो कि एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट ऐसे बोलते। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्सटेंस क्या होते हैं। वो भी दो टाइप के होते हैं आपकी, प्योर सब्सटेंस और एक थिंग्स हो रह गई इसमें। हमने जो तीन स्टेट्स हमने डिस्कस की हैं आपकी, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस का, उनका इंटर कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सॉलिड है उसको अगर आपको लिक्विड में चेंज करना है तो आप क्या बोलते हो, और लिक्विड से सॉलिड है उसको अगर आपको चेंज करना हो तो हम क्या बोलेंगे। अगर आपको लिक्विड से गैस में जाना हो तो हम क्या थिंग्स बोलते हैं, गैस से अगर आपको सॉलिड में जाना हो तो हम क्या थिंग्स बोलेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, आपने देखा होगा कि सॉलिड से गैस है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है, सब्लिमेशन होता है आपका। और अगर आपका लिक्विड से गैस है तो इसको हम वेपराइजेशन बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। वापस करना हो आपको गैस से लिक्विड करना हो तो आप कंडेंसेशंस बोलते हो, ठीक है। ये सिंपल इंटर कन्वर्जन्स है, आपको पता भी होगा क्या बोलते हैं हम, ये मैंने काफी वीडियोस में डिस्कस भी किया हुआ है कि इंटर कन्वर्जन्स का, तो ये आप कर सकते हो खुद से, क्या बोलते हैं इनका वापस का इंटर कन्वर्जन। बाद में आता है आपका सब्सटेंस क्या होता है, कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल, अगर कोई स्टूडेंट 10th का तो उसको नहीं पता होगा कि जैसे सब्सटेंस है किससे बना, आपका कोई भी एटम है उसमें जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो प्योर सब्सटेंस भी आपका दो टाइप का होता है, एक एलिमेंट होता है आपका एलिमेंट एंड ये होता है आपका कंपाउंड,
ठीक है। आपने देखा होगा एलिमेंट क्या होते हैं, एक ही टाइप से बनेगा आपका, एक टाइप ऑफ एलिमेंट हो, कंपाउंड में एक से ज्यादा हो। आपने देखा होगा कि जैसे एक H2 मॉलिक्यूल लिख लिया मैंने यहाँ पे, एक HCl है, तो H2 को तो आप कंपाउंड नहीं बोल सकते, H2 को कभी सुना है आपने कंपाउंड, HCl को कंपाउंड बोलते हैं, H2 को आपको एलिमेंट बोल सकते हो आप, ये H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आपको एलिमेंट मतलब एक ही टाइप के एटम है, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन क्या है, बट कंपाउंड में एक से ज्यादा हो, यहाँ पे H का और Cl का, तो इसको हम कंपाउंड बोलेंगे। तो एलिमेंट तो प्योर फॉर्म होगी सब्सटेंस, एलिमेंट एक ही टाइप के, कंपाउंड एक से ज्यादा के हो सकते हैं, तो उसको हम प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में डिफाइन करते हैं एलिमेंट। ये तो प्योर हो गया। फिर आपने मिक्सर्स वर्ड भी सुना होगा कि मिक्सर क्या होते हैं, एक, दो या दो से ज्यादा वाला, तो फिर आपका आता है मिक्सर, ठीक है। तो मिक्सर आपका दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो होमोजीनियस हो सकते हैं या आपकी हेट्रोजीनियस हो सकते हैं, ठीक है। तो मिक्सर का मतलब नाम से ही आपको समझ आ रहा है मिक्सर क्या होता है, कि दो या दो से ज्यादा का मिक्स है आपका, दो या तीन चीज मिक्स कर देते हो, ठीक है। जैसे आप भुजिया खाते होगे घर पे, ठीक है, नमकीन होती है आपकी, तो उसमें आपकी मूंगफली भी होती है, और दो तीन चार मिक्सर होता है किसी भी चीज का, समझ लो आप। तो मिक्सर होगा वो दो टाइप का हो सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल होमोजीनियस का मतलब है एक ही फेज है, एक ही टाइप का है, अगर आपने दो चीज मिक्स भी कर दी ना, लेकिन आपको दिखने में एक ही लग रहा है कि एक ही टाइप का। जैसे आप होमोजीनियस का एग्जाम्पल ले सकते हो, सोल्ट है, उसमें आप पानी डाल दो, जैसे आप नमक डालते हो पानी के अंदर, वो उसमें डिजोल्व हो जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको डिजोल्व किसी ने करके आप दे बता सकते हैं कि आपके इसमें है नहीं, क्योंकि वो होमोजीनियस है, एक ही फेज है वहां पे। बट अगर आप हेट्रोजीनियस में एक से ज्यादा फेज मिलेंगे, जैसे आप पानी है उसमें आप सैंड मिला दो, सैंड है और उसमें आप वाटर मिला दो, ठीक है, मिट्टी आप डाल दोगे तो डिजोल्व नहीं होगी, वो सेटल डाउन, तो दो अलग लेयर बन जाएगी, या आप ऑयल डाल दो तब भी दो लेयर, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, आपका हेट्रोजीनियस में आएगा, ठीक है। तो ये आपका होमोजीनियस है और हेट्रोजीनियस है, ये हमने कर लिया। अब आप करोगे इसकी प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर हम जो स्टडी करते हैं, जैसे एटम के आप देखो दो स्टेप होती है, माइक्रो होते हैं, एक मैक्रो, माइक्रो स्मॉल लेवल पे, मैक्रो में जो ऊपर से देख रहे हो आप एलिमेंट्स को, तो उसमें आपके दो प्रॉपर्टीज चेक करते हैं, फिजिकल वे से या केमिकल से। तो फिजिकल का मतलब क्या होता है कि आप देखकर ही चेक कर सकते हो, आपको कुछ नहीं देखना। फॉर एग्जांपल मैंने कोई कंपाउंड रख दिया, उसका कुछ कलर है तो आप देख के बता सकते हो, कोई चेंज नहीं कर रहे, देख कर आप बता सकते हो कैसा कलर है, उसकी कैसी ऑडियो है। बस केमिकल में क्या होगा कि कोई कंपाउंड है, मैंने उससे पूछ लिया कि आपकी पीएच बताओ, उसका एसिडिक नेचर बताओ कितना है, कंबस्टन का नेचर क्या है, तो आपको चेक करना, कुछ केमिकल रिएक्शंस करनी होगी ना, तब आप बता सकते हो। तो वो होता है आपका फिजिकल और केमिकल में डिफरेंस। आई होप आपको ये पता चल गया होगा। तो हमने डिस्कस कर लिया, आपका फिजिकल केमिकल वाला टॉपिक भी हमारा हो गया है। फिर आप करते हो यूनिट्स का जो स्केल है आपका एसआई सिस्टम में, जैसे आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, सिंपल जो 7 स्केल्स हम मानते हैं, स्टैंडर्ड जो यूनिट स्केल के अनुसार आपको पता है कि जो लेंथ है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। एसआई की हम बात कर रहे हैं, सीजीएस में आपको पता है सेंटीमीटर होती है, ठीक है। लेंथ हो गया, मास है उसको आपको पता है कि किलोग्राम में आप करते हो, सीजीएस में आप ग्राम ले लेते हो। ये थिंग हम एसआई सिस्टम के जो 7 आपके इंक्लूड करते हैं। अब आपको टेम्परेचर है उसकी यूनिट आपको पता है कि केल्विन होती है, आपकी एसआई यूनिट होती है, उसको के से आप डिफाइन करोगे। फिर आपका एक लुमिनस इंटेंसिटी होती है, उसको यूनिट होती है आपकी कैंडेला। फिर आपका मोल है, मोल को भी एसआई सिस्टम में हम आगे डिस्कस करेंगे कि आपका मोल से होता क्या है, आपका क्यों मोल की हमें रिक्वायरमेंट में, कैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे मोल से भी। तो ये भी मोल्स भी होता है आपका, एवोगैड्रो नंबर जो हम आगे डिस्कस करते हैं किसके इक्वल्स होता है आपका, ठीक है। लेंथ हो गया, टाइम है, टाइम का आपको पता है कि सेकंड होती है, टाइम का भी पता चलिए आपको, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 यूनिट होगी, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ये तो यूनिट्स के बारे में हमने आपको बता दिया। फिर उसके बाद आपने एक टर्म सुनी होगी, जो ये चैप्टर्स पढ़ते हैं कई स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन रहता है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर जो हम एक वैल्यूज देता है आपका, जैसे उसके कुछ 5 to 6 पॉइंट्स होते हैं, वो हम डिस्कस नहीं करें, हम एग्जांपल्स लेके तब आपको बताएंगे कि कैसे आप सोल्व कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल्स, तो फर्स्ट जो पॉइंट होता है, मान लिया मैंने वैल्यू दे दी यहाँ पे आपको 0.364, सेकंड वैल्यू मैंने आपको दे दी आपका 0.02, एंड थर्ड वैल्यू मैंने आपको दे दी 2.001, एंड फिफ्थ पॉइंट मैंने दे दी 260.20। अब मैंने में आपसे क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि सिग्निफिकेंट फिगर बताओ क्या होती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये बोलता है कि जितनी भी नॉन डिजिट नंबर हैं वो ही आपकी सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो यहाँ पे नॉन डिजिट नंबर कितने हैं, 0 से पॉइंट से इस साइड वाले राइट साइड की हम बात कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 4 नॉन डिजिट है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपकी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो राइट साइड है, मान लो कि ये 0 है, इसके राइट साइड में कोई वर्ड है और बाद में यहाँ पे कुछ लगा तो हम इसको काउंट कर लेंगे, 3 हो जाएगी। बट अगर ऐसे आपका 0.010, तब आप इस 0 को काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर में, इसका कोई भी
वो नहीं रहता इंपॉर्टेंस, तो इसकी सिग्निफिकेंस ओनली 2 होगी। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट्स में आपका जैसे 0.02 है तो इनको आपको कोई वैल्यू नहीं करना, सिर्फ जो नॉन डिजिट नंबर है उसको, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो कि आपका जो पॉइंट है उससे लेफ्ट साइड में भी कुछ नंबर है, बाद में कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बीच में अगर 0 आ रही है नॉन डिजिट नंबर के बीच में तो आप उसको काउंट करोगे। तो यहाँ पे देखो 2.001 तो 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे आपकी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी। ऐसे यही कर रखा है हमने। यहाँ देखो पॉइंट से राइट साइड वाला भी काउंट करो कि लेफ्ट वाला, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे हो जाएगी 5। तो आप पॉइंट डिस्कस करोगे ना 11th, आप बुक उठा के देख लेना एनसीईआरटी की, तो उसमें आपको 5-7 पॉइंट उनका कंक्लूजन एग्जांपल्स के वे में मैंने आपको बता दिया। तो इस टाइप से ही आपको क्वेश्चन मिलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेशंस के ऊपर। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, अगर आप 11th क्लास में हो या वैसे भी आपसे, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो लॉज होती हैं 5 लॉज आप डिस्कस करते हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शंस वाला, गैलुस्कास लॉ, अवेगेद्रोस लॉ, तो ये 5 लॉज है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट लॉज है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसे कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर आपको स्पीड थोड़ी फास्ट लग रही है तो आप प्लेबैक स्पीड में जाके थोड़ा स्लो कर सकते हो। ठीक है, तो हम जल्दी से कवर कर रहे हैं ताकि एक वीडियो में हम सारा कंप्लीट वन शॉट रिवीजन हो आपका। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, तो यह सिंपल क्या बोलता है, कंजर्व रहना, चेंज नहीं होगा, किसका, मास का। जैसे हम सिंपल नहीं बोलते हैं एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये सेम ही रहती है, ट्रांसफॉर्म होती रहती है। तो वैसे ही इसमें मास का क्या है, कोई भी रिएक्शंस हो रही है आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, तो जो चेंज है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जो मास है वो आपका सेम ही रहेगा। अब फॉर एग्जांपल वाटर की रिएक्शन आप किसी ए कंपाउंड के साथ करवा दे, बाद में भी आपका वाटर, तो यहाँ इसका मास मान लिया आपने ऑक्सीजन का 18 है, तो यहाँ पे भी 18 ही रहेगा, ये नहीं है कि यहाँ 19 बन जाएगा 17, तो मास आपका कंजर्व रहता है, वो सेम रहेगा रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में। तो यही नाम है, नाम से पता चला लॉ ऑफ कंजर्व, कंजर्व रहने वाला भी, कोई चेंज नहीं होगा। क्या चेंज नहीं होगा, मास चेंज नहीं होगा, बस सिंपल सी थिंग्स थी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। दूसरी आपका है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। तो देखो आपको नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या डेफिनेट रहने वाला, प्रोपोर्शन दैट मींस रेशियो सेम रहने वाला है। जो आप रिएक्टेंट कंबाइन ले रहे हो वाटर के, जैसे आप वाटर है H2 प्लस में O2 करके आप वाटर बना रहे हो, तो आप दो H2 के मॉलिक्यूल लेते हैं और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेते हो, तो ये डेफिनेट रहने वाला है, किसी भी रिएक्शंस में करोगे तो 2:1 होगा। ठीक है, एक होल नंबर रेशियो, तो उसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। वो डेफिनेट रहेगा आपका एक रेशियो होल नंबर में जो भी रिएक्शंस कंबाइन हो रही हैं। फिर हमने कर लिया लॉ ऑफ डेफिनेट। फिर आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इसमें भी कुछ ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होता, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इसमें क्या होता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा गैसेस रिएक्ट कर रही हैं और एक नए कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रही हैं, ठीक है, तो उनका भी जो रेशियो है वो होल नंबर में ही रहता है, और एक मल्टीपल होगा ना नाम से, क्योंकि 2 से ज्यादा गैसेस रिएक्ट कर रही है वहां पे, कोई भी गैसेस लगा, कोई भी मॉलिक्यूल्स आपका रिएक्ट कर रहा है, और उनका जो रेशियो है, जो जिस रेशियो में कर रहे हैं वो 1:2 है या 2:3 है, वो भी आपका एक डेफिनेट होता है, होल नंबर रेशियो की टर्म में होता है आपका। ठीक है, फिर अब गैल-लुस्कास लॉ होती है। इसमें सिंपल गैल-लुस्कास लॉ और डेफिनेट प्रोपोर्शन सेम है। डेफिनेट प्रोपोर्शन वाले में तो जो आपका नंबर्स था, जैसे मास का हम बोल रहे थे, वो सेम रह जाएगा, और इसने बोला था कि वॉल्यूम आपकी है वो कांस्टेंट है। मान लीजिए कि 2 गैसेज हैं आपकी, वो रिएक्ट कर रही हैं किसी डेफिनेट सेम आपका टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशंस है, तो इक्वल वॉल्यूम ही रहेगी उनकी। ठीक है, जैसे मान लिया कि H2 + O2 बना के आपका वाटर है, तो इसके आपने मान लीजिए 5 ml है, ये 10 ml मान लिया अपना, और ये फिर से आपका 10 ml, तो ये रेशियो करोगे 1:2। तो वैसे ही आपका जो रेशियो है इक्वल वॉल्यूम, ये रेशियो डेफिनेट रहने वाला है, किसी अन्य अदर रिएक्शंस में भी रिएक्ट करोगे तब। ठीक है, तो नाम से ही है, कुछ हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है लॉ ऑफ मल्टीपल भी। गैल-लुस्कास लॉ भी हमने देख लिया। फिर आता है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो लॉ क्या बोलती है, नाम एवोगैड्रो ने सबसे पहले कंसेप्ट जो हमारे सबसे स्टार्टिंग में यहाँ तक कोई भी जिक्र नहीं कर रहा था मॉलिक्यूल्स के बारे में, कैसे हम एवोगैड्रो ने ही बताया था, तभी एवोगैड्रो नंबर आता है जिसको मोल्स को डिफाइन करते हैं कितना होता है। तो उसने बताया था कि 2 गैसेस मान लो वो रिएक्ट कर रही हैं आपस में, सेम टेम्परेचर प्रेशर, तो वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे दोनों में। 2 गैस है, उनका प्रेशर सेम है, दोनों रिएक्शन का टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी सेम कंटेन करेंगे। वो आपका जैसे वो 1 है तो 1 ही वो करेगी। ठीक है, तो ये आपका बताया था एवोगैड्रो लॉज के अंदर। उसके बाद हमने क्या बताना है, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। आपको ये पता है कि जैसे
हमने ये यूनिट्स तो देख ली। एटॉमिक मास नंबर, आपका एटम का कितना मासेस है। सिंपल आपको डाल्टन थ्योरी भी आती है इसमें, वो हम डिस्कस करके आपको बता देंगे। जैसे सबसे पहले जो आपका स्टार्टिंग में बताई थी, उसने जो ये कहते थे कि एटम उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इंडिविजुअल नहीं होता, बट हम आपके तोड़ते हैं एटम को ब्रेक करते हो, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इसने था कि आइसोटोप्स भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। बाद में आप देखते हो कि आइसोटोप्स होते हैं, आइसोबार होते हैं। आपको पता होगा आइसोटोप्स में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर सेम रहता है, मास नंबर डिफरेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप कार्बन ले लो, कार्बन के 6 है, उसका 12 भी आइसोटोप्स होता है, 13 भी, तो आइसोटोप्स की फॉर्मेशन भी होती है। आइसोबार में क्या होता है कि आपका एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, तो ये एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए सबसे पहले उसने बताया था पार्शियल एटॉमिक थ्योरी वाले ने कि आपका एटम जब कंबाइन होते हैं सिर्फ रीऑर्गेनाइज होती हैं, कोई ब्रेकेज नहीं होती, बट ये भी ट्रू नहीं था। ये उनकी पहली लिमिटेशन थी। बाद में जो लॉज आती गई तब उसमें कुछ पॉइंट्स आपके ऐड होते रहे। ठीक है, तो ये हमने डाला था, उसने तो वही बताया था कि हम इंडिविजुअल कर सकते हैं, आइसोटोप्स वाला बताया था ये। फिर आपका मोल्स की हमें रिक्वायरमेंट क्यों बनी, क्योंकि मोल्स देखो वैसे एक लार्ज यूनिट है आपका डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में जाते हो, आपको जैसे केले लेने हैं, 5 दर्जन लेने हैं, हम सीधा ऐसे बोलते हैं कि 5 डजन केले दे दो। आपको पता है कि 1 डजन में 12 केले आते हैं। आप ऐसे तो नहीं बोलते कि 60 केले दे दो भैया, 500 केले दे दो। इतने भी लेने हैं तो आपको डजन के वे में करते हो, तो ज्यादा नंबर्स आपको यूज ना करना पड़े। और हमें रिएक्शन तो बिल्कुल स्मॉल होते हैं, बिल्कुल स्मॉल कोई थिंग्स, या बहुत ही लार्ज अमाउंट हो, जैसे बिलियंस में आपका, मिलियंस में, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कितनी जीरोस लगानी पड़ी। तो लार्ज अमाउंट ऑफ उसको मेजर करने के लिए जो मोल्स है आपका, कितनी अमाउंट है सब्सटेंस की मॉलिक्यूल, तो उसके लिए हम एक नंबर डिफाइन कर देते हैं, ताकि हम उसका एक मॉलिक्यूल कितने मोल, जैसे हमने बोला कि भाई ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, तो आप सीधा बोल दोगे 5 मोल हैं, 6 मोल जरूरत है आपको, 7 मोल की रिक्वायरमेंट है। जैसे आप डजन के रूप में यूज करते हो ना, वैसे ही आपका केमिस्ट्री में एक मोल आया था, इसलिए उसको इंटरनेशनल यूनिट में 7 नंबर दिया। तो 1 मोल वैसे हम इसको कैलकुलेट तो नहीं करने वाले यहाँ पे, सिंपली आपका इसको रेफरेंस है ना 12, कार्बन 12 उसको लेके किया गया था कि 12 मास कार्बन का, वहां से आप कैलकुलेट करोगे तो ये निकल आता आपका। तो 1 मोल की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 6.022 × 10⁻³ तो 1 मोल की वैल्यू है। इसको हम Na से भी डिवाइड कर देते हैं, और इसी को हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंस रहती है आपकी केमिस्ट्री में, न्यूमेरिकल्स में भी आप यूज करोगे, वैसे भी आपको मोल्स का पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, हम क्यों यूज करते हैं ये भी हमने बता दिया। लार्ज यूनिट को एक नंबर्स में हम सिंप्लीफाई कर दें। ठीक है, अब जैसे आपको ऑक्सीजन कोई रिएक्शंस हो रही है, H2O2 है, 2H2 है, या एनी अदर रिएक्शंस, तो आप बोले कितने मोल H2O की यूज, आप सीधा बोल दोगे कि 1 मोल है। तो 1 मोल का मतलब इतने मॉलिक्यूल्स हैं आपके, अगर 5 मोल है तो इसको सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 अन्य। तो आपको लार्ज करके एक सिंपल सा नंबर करने के लिए, ताकि हमारा इजी हो जाए, सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने मोल्स को डिफाइन किया था। ठीक है, ये मोल्स है। अब आपको पता है कि कोई भी चीज मेजर करनी है आपको, जैसे कंसंट्रेशन की यूनिट, कंसंट्रेशन देखना आपको कितना एक्वस है, कितना डाइल्यूशन है, तो उसके लिए 5 होती हैं, पैरामीटर्स बोल सकते हो आप, यूनिट जिसमें हम मेजर करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट रहती है वहां से न्यूमेरिकल भी आते हैं। 1 मिनट स्टूडेंट्स, ये देखो वहां से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आपके, जो 5 लॉज हैं। सबसे पहला आपका आपने सुना होगा, एक होता है आपका मोलरिटी, फिर होता है आपका मोलैलिटी, फिर होता है आपका नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, 4 तो इंपॉर्टेंट, एक फॉर्मलिटी होता है, उसका इतना यूज नहीं है। फॉर्मलिटी तो नंबर ऑफ फॉर्मलाइज वो बता देंगे, ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। ठीक है, तो मोलरिटी में सिंपल क्या कहता है, मोलर को हम स्मॉल एम से करेंगे, कैपिटल एम से मोलरिटी को करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये देखो आप। मोलरिटी में होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के, बाई इसमें होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की वॉल्यूम आपको लीटर में लेनी है। ठीक है, ये तो आपको मोल्स। अब आपको मोल्स कैलकुलेट करना पता है आपको, मास इन ग्राम बाई मोलिकुलर मास, मास कितना है ग्राम में, और बाई में मोलिकुलर मास कर दोगे आपका। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शंस दे दिए, भाई कह दिया कि 5 मोल हैं और 100 ml में डिजोल्व कर रहे हो आप उसके, तो मोल्स के मतलब है, और ग्राम दे रखा है कि 2.35 ग्राम है, तो वहां पे जो ग्राम दे रखा है वो लिखोगे, नीचे मोलिकुलर मास, मान लो किसी को CO2 का निकालना है आपको मोलिकुलर मास, फॉर एग्जांपल हम बता रहे, तो ऑक्सीजन का आपको बताया 16, 1 का 2 का करोगे तो 32 हो गया, प्लस में आप कार्बन का 12 करोगे तो 4 × 4 यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, तो मोल्स निकल गए, मास इन ग्राम बाई मोलिकुलर मास से। तो मोल्स आप निकाल लोगे क्योंकि आपको ग्राम मिलेगा, मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड्स का पता होगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में मिलेगी, भाई कितने वॉल्यूम में आपको डिजोल्व करना है, 500 है, 600 वो। तो मोलरिटी तो होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, और मोलैलिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट तो ऊपर सेम रहेगा, नीचे आ जाता है आपका मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, यहाँ पे मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, यहाँ पे मास की टर्म आ रही है, देखो यहाँ पे वॉल्यूम थी बट यहाँ पे मास है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके वाइवा में पूछते हैं, लैब वाले क्वेश्चन में पूछते हैं कि इनमें से कौन सा पैरामीटर है जो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता,
तो आप क्या देखोगे, जो मोलिलिटी है और मोल फ्रैक्शन है, ये दो यूनिट है, ये आपके टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती, ठीक है। और मोलिलिटी है वो चेंज होती है, क्योंकि इसमें पता है आपका वॉल्यूम आ रही है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का तो आपको पता है चेंज होती है। बट यहाँ पे मास है, मास तो चेंज नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं भी रख दो, कितना 5 किलो वेट है, कितना भी आप उसको कर दो सन की उसमें रख दो, चेंज नहीं होगा। बट वॉल्यूम है, पानी रख दो आप पेपर बन के तो कम हो जाएगा, टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। तो वैसा ही थिंग्स है। तो मोलिलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोलेंट इन केजी, ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है। अब आपका आता है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट भी हम बताएंगे क्या होता है आपका, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। नीचे होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट में कैसे निकालते हो, मॉलिक्यूलर मास कितना है आपका बटे में n करते हो। अब एसिड है तो आप देख लेते हो कोई भी रिएक्शन कितने H पॉजिटिव है बेस के लिए, जैसे H2SO4 है तो उसका 2 हो जाएगा n फैक्टर, n की वैल्यू। एसिड के लिए आपका H पॉजिटिव आयन, बेस के लिए वो नेगेटिव आयन देख लेते हो आप, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना है बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है लीटर में, ठीक है। ये आपने नॉर्मलिटी। फिर आता है आपका मोल फ्रैक्शन, जिसको हम ऐसे मोल फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मान लिया कि दो हैं, एक्स और वाई, दो कंपाउंड दे रखे हैं, एक का 5 मोल है, दूसरे का 3 मोल है। अब पूछ रहेगा कि 5 वाले मोल की वो निकालो टोटल, तो 5 बाई में टोटल कर दोगे, तो नंबर ऑफ मोल्स जिस कंपोनेंट का निकालना हो, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर हमने कर लिया नॉर्मलिटी। फॉर्मलिटी है, इसका कोई काम नहीं है आपका, इसमें होता है कितनी फॉर्मूला यूनिट है उसको डिसोल्व कर रहे हो वॉल्यूम, तो वो आपका काम करनी है बस। इसमें ये जो 5 यूनिट है हम ट्राई करेंगे, ये तो वन शॉट रिवीजन था, सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर कर दिए। कुछ अगर एक आधा रहेगा होगा बाई चांस तो आप वो कमेंट कर सकते हो स्टूडेंट्स। एंड हम ट्राई करेंगे कि एक वीडियोस वो लेके आएंगे जिसमें इनसे न्यूमेरिकल्स जो आते हैं, जैसे अवोगाद्रो लॉ जो हमें मोलर मास मोलिकुलर मास वाले से क्या आते हैं इसमें, और मोलरिटी है, मोलिलिटी है, नॉर्मलिटी है, इनसे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उनके ऊपर करेंगे, ताकि एक वन शॉट रिवीजन में न्यूमेरिकल्स का हो जाए। तो ओनली 2 वीडियो से आपका कंप्लीट यूनिट हो जाएगी 11th की। और वैसे भी आपका बेसिक्स भी है इसमें, ठीक है। और अभी तो और भी बेसिक्स रहते हैं, जैसे आपका एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हैं। फिर हम जो हमने बताया था आपका इनऑर्गेनिक में हम चलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, फॉर्मल चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये थिंग्स भी हम ट्राई करेंगे कि अनदर वीडियोस लेके आए जो और रह गए बेसिक। ये तो आपका 11th क्लास में चैप्टर था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी क्यूरी रखती हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो। एंड आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।